आप सभी का हार्दिक स्वागत है शाकंभरी शिक्षा साम्राज्य यूट्यूब चैनल पर। ये कक्षा 10 एनसीईआरटी कोर्स की कक्षा 10 में इस बार आपके 30% कोर्स है वो कम कर दिया गया है। आपके टोटल 10 चैप्टर है जो आपके ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे। तो पहले हम उन 10 चैप्टरों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर आपके देर का है वास्तविक संख्याएं। एक ये चैप्टर पढ़ेंगे अपन वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर है उसका नाम दे रखा आपके बहुपद। तीसरा चैप्टर आपके दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। वो दे रखा है द्विघात समीकरण। पांचवा आपका जो दे रखा है उसका नाम है समांतर श्रेणियां। छठा आपका जो चैप्टर दे रखा है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। छठा आपके दे रखा है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इजी सा टॉपिक है। सातवां टॉपिक आपके बुक में जो दे रखा है उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। साइन कोस टेन वाले त्रिकोणमिति का परिचय। आगे आपकी बुक में जो दे रखी है 8वीं प्रश्नावली दे रखी है आपके जो आपको पढ़नी है उसका नाम है रचनाएं। ये भी एक इजी सा टॉपिक है। आगे आपको पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी या सांख्यिकी। और लास्ट आपका टॉपिक दे रखा है जो है प्रायिकता। आपके टोटल 10 टॉपिक है इस बार जो ईयरली एग्जाम में आएंगे। उनमें पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और चौथा आपके है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणियां, छठा है आपके निर्देशांक ज्यामिति, सातवां त्रिकोणमिति का परिचय, आठवां रचनाएं, नौवां है सांख्यिकी और 10वां है प्रायिकता। 30 मार्च से ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपन थोड़ा जो कोर्स है उसको चलाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके समय पे कोर्स हो जाए और आपके काम आ जाए। तो आज से हम बात कर रहे हैं पहले टॉपिक से वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं से आज अपन स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर इसे समझा सकूं ताकि आप अपने लक्ष्य में सफल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ आप। ये शुभकामना के साथ मैं आज शुरू कर रहा हूँ। आपके जो पहला चैप्टर दे रखा है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको उसके बारे में थोड़े बेसिक्स है वो पहले पढ़ाऊंगा। हमेशा ही जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके बारे में आपसे बेसिक जानकारी जो है वो आपको पहले दी जाएगी। पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है। तो आपका जो पहला चैप्टर दे रखा है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है सबसे पहले तो ये अपन को पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो वास्तविक संख्याओं की अगर बात करें तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, संख्याओं का समूह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। तो ऐसा अपन डायरेक्टली कह सकते हो वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्या के बारे में आप डायरेक्टली कह सकते हो कि भाई
इनको परिमेय और अपरिमेय संख्या में बांटा गया है। तो इनको परिमेय और अपरिमेय संख्या में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय में बांटा गया है। तो आपको वास्तविक संख्या जो चैप्टर दे रखा है, ये पढ़ने से पहले आपको परिमेय संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है और अपरिमेय संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो परिमेय संख्याओं का ज्ञान होने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं वो पहले से ध्यान होनी चाहिए संख्याओं के बारे में, जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक से बताने की, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि वो सब चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं उनको नोट करते जाए, आप लिखते जाए, समझते जाए। जहाँ समझ में नहीं आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे आप लिखिए। चलो पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या की। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। इनको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है या कौन सी होती है? तो उनके लिए आपको सीधे से याद रखना है वस्तुओं की गिनती, वस्तुओं की गिनती करने में काम आने वाली संख्या है, यानी वस्तुओं की जो गिनती करते हैं उसमें काम आने वाली संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है कि वस्तुओं की गिनती में काम आने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जैसे आपको कुछ भी चीज़, जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो ये पेन गिनने के लिए अगर आपको बोल दिया जाए तो आप ऐसे ही गिनोगे 1, 2 और 3, यानी आपने कहाँ से स्टार्ट किया पेनों को गिनना, यानी ये वस्तु है, इनको गिनना कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि प्राकृत संख्या होती है उनका प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से प्रारंभ होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से। ये भी आपको याद रखना है। वैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको पहले बेसिक बता दूँ। और प्राकृत संख्या का जो समूह होता है उसको n से दर्शाया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। आप बड़ी क्लासों में चले जाओगे तो आपको जो संख्याओं का समूह लिखा हुआ मिलेगा, उसके सामने जैसे कुछ भी संख्या लिख दी, 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ भी लिख दिया आपके सामने, और सामने अगर बराबर में n लिख रखा है, यानी कि इससे इसको प्रदर्शित किया गया, तो आपको क्या समझना, वो सारी सारी क्या है? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है, और 1 से लेकर कहाँ तक होती है? प्लस अनंत तक, ठीक है, प्लस अनंत तक होती है। दूसरी संख्या अपन बात करते हैं, तो दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं। अपन बात करते हैं, तो मैं इनको मिटा कर वापस लिख देता हूँ। तो यह है प्राकृत संख्याएं, ठीक है। दूसरी संख्या अपन बात करते हैं वो है पूर्ण संख्याएं। दूसरा अपन बात करें तो वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। हाँ, तो सबसे पहले बात पूर्ण संख्या क्या होती है, इनकी परिभाषा देखें तो इसकी बिल्कुल सरल सी इजी सी परिभाषा है, प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को भी, यानी कि 0, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो प्राप्त
समूह पूर्ण संख्याएं कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो प्राप्त समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। ठीक है, पहली चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो जीरो से इनका प्रारंभ होता है। जब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके समूह को डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। तो ये जीरो से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर आप जीरो को भी शामिल कर लेते हो तो कौन सी संख्याएं बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। वैसे नाम में रखा है संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण। ठीक है, वैसे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि दशमलव जो संख्याएं होती है, दशमलव संख्याएं, यानी कि जैसे मैंने लिख दिया 2.5, 4.5 या 7/2, जो भी मैंने लिख दिया, तो क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? तो ना तो ये पूर्ण संख्याएं हैं और ना ही प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ा अभी, तो उसमें आपने देखा इस जीरो को छोड़ के सारी प्राकृत संख्या आपने पढ़ा होगा कि एक के बाद अगला अगर प्राकृत संख्या आती है तो आती है 2, 2 से अगली आती है 3, यानी कि बीच में ये संख्याएं नहीं आती है। यानी प्राकृत संख्या हम देखें, चाहे पूर्ण संख्या हम देखें, चाहे पूर्णांक संख्या हम देखें, ये दशमलव जो संख्याएं होती है ये इनमें नहीं आती है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि ऋणात्मक संख्या ना तो प्राकृत संख्याओं में आती है और ना ही पूर्ण संख्याओं में आती है। और दशमलव की बात की मैंने, तो ये जो संख्या है लिखी, तो इसमें कोई पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता। अगर आप विभाजित करते हो तो 2 का भाग और 7 में 3 पॉइंट कुछ आता है, तो इसमें पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसमें जो आपको अंक मिलता है वो पूर्ण नहीं मिलता है, दशमलव में मिलता है। इसलिए ये भी प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं है। यानी पूर्णांक संख्या जो होती है इनको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर नंबर। ठीक है, और इनको सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी। तो क्या होती है परिभाषा पूर्णांक संख्याओं की? यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक मानों को भी शामिल कर लिया जाए, तो प्राप्त संख्या समूह, जो प्राप्त संख्या समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, यानी पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? जो जीरो से लेकर अनंत तक चलती है वो पूर्ण संख्या होती है। अगर उनके समूह प्राकृत संख्याएं जो होती है, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक, उन संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, यानी प्राकृत संख्याएं जो भी थी, ये समझना थोड़ा क्या कह रहा है, यानी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या आप जानते हो 0, 1, 2, 3, 4 ये होती है पूर्ण संख्याएं। फिर आगे मैंने लिखा है कि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, यानी प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी, तो इनके जो ऋणात्मक मान यानी कि माइनस में, आप जो कहते हो ना माइनस में, इन मानों को अगर आप इसमें शामिल कर लेते हो प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, तो देखो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके माइनस अनंत तक की जो संख्याएं होती है। तो अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? देखो, तो इसको I से भी दर्शाया जाता है और Z से भी, जेलिन ऐसे कुछ नाम से होता है, इसलिए इसको Z से भी दर्शाया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। ये याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ पूर्णांक संख्याओं आपको याद रखना है होती कौन सी है? तो इनको I से दर्शाया जाता है, और पूर्ण संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 5 करके प्लस अनंत से, और फिर प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान जो भी होते हैं माइनस अनंत तक, ये जो सारी संख्या होती है इनको कहा जाता है पूर्णांक संख्या। आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। हाँ,
अब यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें आने शुरू हो गई है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो पूर्णांक जो संख्या होती है वैसे इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है, इस साइड से मैं ऋणात्मक लिख दूँ, यानी पहला है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा है शून्य पूर्णांक, और तीसरा आपके धनात्मक पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक कौन सी आती है? तो आपने देखा होगा 0 के इस साइड सारी संख्याएं कैसी होती है? धनात्मक होती है, प्लस अनंत तक, और इस साइड सारी ऋणात्मक होती है, माइनस अनंत तक। यानी कि ये जो समूह होता है संख्याओं का, तो इनमें आपने देखा होगा, देखो शून्य जो होता है ये तो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये अकेला एक इन सब से अलग है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसलिए शून्य पूर्णांक अकेला एक पूर्णांक है। इसको अकेले एक संख्या दी गई कि एक शून्य पूर्णांक है ये, और इस पर ना तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है इस पर और ना ही नेगेटिव। अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक है जो आपको दिख रहे हैं, जिनके आगे माइनस का आपको साइन दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक है सारे के सारे जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कि ये सब कैसे है? धनात्मक। तो आपके जो कक्षा 10 के जो पहला चैप्टर आपके दे रखा है उसमें इनका सबसे ज़्यादा महत्व है। किनका? इनका, क्योंकि आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा भाई धनात्मक पूर्णांक को इस तरीके से लिखा जा सकता है या इस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं, या आपको सिद्ध करना है। चलो आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा कुछ। अब अपन बात करते हैं परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या, ये बात करते हैं। तो परिमेय संख्या में आपको ध्यान रखना है, यानी कि इनको कहा जाता है इंग्लिश में रेशनल नंबर, यानी कि इनको R से दर्शाया जाता है, रेशनल नंबर, ठीक है। यानी इनको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो मैं यहीं पे लिख दूं सबसे पहले स्मॉल r से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, यानी कि होती क्या है परिमेय संख्या है, तो इनके बारे में अगर कहा जाए तो वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q क्या है? पूर्णांक है, और जो Q देर का आपके वो नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। पहली चीज़ तो परिमेय संख्या और रेशनल नंबर कहा जाता है, और दूसरी चीज़ यहीं पे ध्यान रखना आपको कि इसको बड़े आर से नहीं, छोटे आर से, यानी कैपिटल स्मॉल आर होता है उससे दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर परिभाषा में अपन देखते हैं तो वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो इसको पहले समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये है कि वह संख्या है जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह करता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यह कह रहा है कि हर क्या नहीं होना चाहिए? 0। इसके कहने का मतलब ये है कि इसका जो हर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो परिभाषा है ये खुद ही कह रहा है कि वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, यानी कि अंश और हर दोनों क्या है? पूर्णांक है। लेकिन आगे बात कर रहा है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 भी तो एक पूर्णांक है, अभी अपन ने पढ़ा है। तो ये एक स्थिति ऐसी आती है, तो इसको अलग से इसने आपको बता दिया है कि ये एक स्थिति ऐसी है जहाँ पे
हम इसका जवाब नहीं दे पाते, जो अपनी गणित होती है वो भी है यहाँ पे फेल हो जाती है, यानी कि इसको परिभाषित नहीं कर पाती है। यानी कोई भी संख्याएं होती है, जैसे मैंने लिखा 5, उसके हर में अगर मैंने 0 लिख दिया तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपके ये परिभाषित, ये परिभाषित, ठीक है, ये परिभाषित आता है। यानी कि यहाँ पे इसको अपन परिभाषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोई भी संख्या होती है उसके हर में 0 आने पर उस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, यानी कि अपन उसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सारी की सारी, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ आपके, कि सारी की सारी जो प्राकृत संख्या है, कौन सी, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है, यानी कि जो अभी अपन ने पढ़ी है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, यानी कि सारी की सारी जो संख्या अभी अपन ने पढ़ी है सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बता भी दूँ मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि जो प्राकृत संख्या होती है आपको पता है 1 से लेके अनंत तक चलती है, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, चाहे आपने 101 लिखा उसको भी 101/1 लिख सकते हो, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है इन संख्याओं को, समझ गए। पूर्ण संख्या जो होती है तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है और इसका आंसर वापस क्या आता है 0, ठीक है। आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या की, तो -3 है, क्योंकि इसमें माइनस की संख्या आती है तो उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, -100 लिख रखा है उसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, यानी कि इन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P/Q क्या है, पूर्णांक है, और वहाँ पे हर जो यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। P/Q का मतलब है अंश बटा हर, और यहाँ पे हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हर 0 हो गया तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित, ठीक है। और सारी की सारी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं। चलो इसके बारे में आगे थोड़ी सी जानकारी और वो देख लेते हैं। वैसे विशेष बात है, ये ध्यान रखने की बात है, जो परिमेय संख्याएं होती है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्याएं, उन्हीं के बारे में बात चल रही है अभी, परिमेय संख्याओं के बारे में बात चल रही है। अब इसमें भी 2 तरह की संख्याएं होती है, एक तो होती है आपके धनात्मक परिमेय संख्या, कौन सी, धनात्मक परिमेय संख्या, और दूसरी होती है आपके ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो ये क्या होती है, चलो वो भी देख लेते हैं अपन। वैसे इसमें नॉर्मल सी ये बातें हैं छोटी छोटी, वो याद, एक एक बात है वो याद रखनी है कि धनात्मक परिमेय संख्या का मतलब होगा कि आपको जो संख्या होती है परिमेय संख्या, उसको अंश बटा हर के रूप में आप लिखते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अंश व हर के जो चिन्ह है, आपको कुछ बोला चिन्ह, यानी कि साइन समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। धनात्मक परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देता हूँ आपको, कि आप जैसे 4/5 लिख रहे हो, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, इसका मतलब ये कौन सा संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। लेकिन कभी ध्यान रखना, -4 और बटा -5, अब मैंने यहाँ पर लिखा अंश व हर के चिन्ह कैसे होने चाहिए, समान। तो यहाँ पे देखो इनके भी चिन्ह समान है, और आपको खुद को पता है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो वापस आपको संख्या यही मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि ये भी कौन सी संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो इसमें जो अंश और हर होते हैं, अंश व हर के जो चिन्ह होते हैं, यानी कि साइन होते हैं, ये समान होंगे। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या जो भी होगी उनके चिन्ह कैसे होंगे, ये समान, यानी कि जैसे -4/5 लिख दिया, ये भी क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। मैंने 4/-5 लिख दिया, तो ये भी क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।